दोस्तों कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग डेली बेसिस पे जो घटनाएं घटती है दोस्तों, यानी कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें होता है उसे हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। और आज का दिन है 20 सितंबर 2024 का दिन है दोस्तों। तो यानी कि 20 सितंबर 2024 से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स घटनाएँ जो भी करंट अफेयर्स होगा दोस्तों हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम उसकी। इसमें कहा जा रहा है कि दोस्तों ये आश्विन, आज का पहले शुरुआत कर लेते हैं। आज का देख लेते हैं पहले आज का दिन क्या है दोस्तों हिंदी कैलेंडर का। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे हर एक सेशन में दोस्तों हम लोग ये काम करने का काम करते हैं कि डेली बेसिस पे पहले हम लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार उस दिन का पता करते हैं, उसके बाद उस दिन का करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो अगर अभी देखा जाए दोस्तों तो नेशनल हिंदी कैलेंडर से दोस्तों अभी का महीना जो है दोस्तों आश्विन चल रहा है दोस्तों, यानी आश्विन महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और उसका तृतीया है दोस्तों, यानी कृष्ण पक्ष बीते हुए 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों। अब आइए आगे से देखते हैं कि कल का जो जैसा कि दोस्तों हम लोग डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसमें हर दिन दोस्तों हम आप सभी लोग के लिए एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि आप लोग उसका जवाब दें। आप लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड कहा जा रहा है, उसी से रिलेटेड हम बात करें दोस्तों। जो कल का जो सेशन में आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए हम उसको पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू द ज्वाइन द LCA तेजस फाइटर फ्लीट, यानी कि तेजस फाइटर फ्लीट जो हमारे देश का जो लड़ाकू विमान है दोस्तों, उसका एक जो समूह है उसमें से पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है जो इसे उड़ाने का काम की है दोस्तों, जो इसे चलाने का काम किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए क्या है। अब आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें आज का सेशन हम 20 सितंबर के न्यूज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो पहला करंट अफेयर है दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि आज जो होता है दोस्तों, यानी 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड क्लीन अप डे दोस्तों कहने का मतलब हुआ कि इस दिन दोस्तों एक संकल्प लिया जाता है कि दुनिया का सुरक्षा, दुनिया का संरक्षण और दुनिया को पोल्यूशन फ्री बनाने का दोस्तों एक काम किया जाता है। आज का दिन संकल्प लिया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में हम 20 सितंबर को मनाने का काम करते हैं दोस्तों। और ये इतिहास का पहला है दोस्तों, यानी कि 2024 में पहली बार इसे शुरुआत की गई है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली ने इस बार इसे एक्सेप्ट किया है कि 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि लोगों को एक तरीके से जो वैश्विक जो जागरूकता दोस्तों कह सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। लोगों में जो क्लीननेस के रिलेटेड होता है, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होता है, लोगों को समझाने का काम किया जाएगा कि पॉल्यूशन एक बहुत हानिकारक चीज़ है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन गलत चीज़ है। इस तरीके का लोगों में एक जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कई एक्टिविटी होंगे, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो शहर की जो गलियाँ होती हैं उन्हें साफ़ किया जाता है, जंगल साफ़ किए जाते हैं, नदी साफ़ किए जाते हैं, बीचेस साफ़ किए जाते हैं, माउंटेन साफ़ किए जाते हैं। जितनी भी गंदी चीज़ें हैं दोस्तों, जहाँ पे गंदगी फैला हुआ है वहाँ पे कचरा को एक तरीके से मैनेज करने का काम किया जाता है दोस्तों, उसे साफ़ करने का प्रयास किया जाता है। उसी से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं क्या कहा गया है, उस एक नज़र डालते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों ये है एक इनॉग्रल वर्ल्ड क्लीन अप डे है दोस्तों। इनॉग्रल वर्ल्ड क्लीन अप डे का मतलब यही हुआ, इसे इस बार से शुरुआत किया जा रहा है, इसे पहली बार इस बार बनाया जाएगा। इसके आगे देखिए क्या है। इसका थीम है आर्कटिक साइट्स और मैरीन लीटर। मैरीन लीटर का मतलब होता है दोस्तों जो यानी समुद्री जो कचड़े होते हैं उसको साफ़ करने को एक तरीके से प्रायोरिटी किया जाएगा। प्लस आर्कटिक साइट्स, यानी कि जो आर्कटिक जो ओशियन है दोस्तों, आर्कटिक ओशियन में जो गंदगी है, जो कचड़े हैं, उस एरिया से रिलेटेड जो भी एक तरीके से पॉल्यूशन है उस सारी जगहों में दोस्तों, उसे साफ़ करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में कहा गया 8 सितंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अपना 78th सेशन में एक तरीके से रिजोल्यूशन के तौर पर एक्सेप्ट किया है दोस्तों, यानी कि एक कल्पना लिया है, एक शपथ लिया है दोस्तों कि इसे ऐड किया जाएगा और प्रोक्लेम्ड 20 सितंबर एज ए वर्ल्ड क्लीन अप डे, यानी कि इस साल का जो उसका शपथ ग्रहण है उसमें इसको ऐड किया गया है कि हर साल 20 सितंबर को एक तरीके से वर्ल्ड क्लीन अप के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। ये एक इनॉग्रल वर्ल्ड क्लीन अप डे है, यानी कि इस साल से इसकी शुरुआत की जाएगी। यूनाइटेड नेशन यही है दोस्तों, जो भी है
इसके बारे में ही पूरा न्यूज़ था। अगला है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 क्या है, इस पर भी आइए एक नज़र डालते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी के बारे में मैं कह रहा था आपको कि ये 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 शुरुआत होगा दोस्तों, जो कि कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन में 90 से अधिक देश होंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे दोस्तों, 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान इसमें भागीदारी देश होगा दोस्तों, और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे दोस्तों। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इनोवेशन की बात की जाएगी, प्रौद्योगिकी और स्थिरता मुख्य बिंदु होंगे। यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को उभरती भूमिका को उजागर करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे क्या किया गया, इसका नवीनतम क्या है संबंधित, आप इसको खुद से देख सकते हैं। मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन को मैं आपको इसके बारे में, हाँ दोस्तों जी, ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया था दोस्तों, इसे 2023 में भी 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। 2023 में भी इसे स्टार्ट किया गया था, इसका कार्यक्रम को पूरा किया गया था दोस्तों, जिसमें कि एक भारी मात्रा में देखा गया था दोस्तों कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स देखे गए थे दोस्तों, कि जो बिज़नेस रिलेटेड है लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और इसका एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला था और काफ़ी पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं एक सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न किया गया था दोस्तों। 2024 में भी इसकी शुरुआत की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने भारत मंडप न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों। 19 से 22 सितंबर तक चलेंगे। फीचरिंग इसमें 90 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, 26 इंडियन स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज होंगे दोस्तों, और 18 गवर्नमेंट बॉडीज़ यानी 18 मंत्रालय होंगे दोस्तों, इससे पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे। इसका जापान पार्टिसिपेटिंग पार्टनर कंपनी होगा, वियतनाम ईरान इसका भागीदार देश होंगे, मेन फोकस कंट्री होगा दोस्तों। फर्स्ट एडिशन 2017 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि जो हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग होता है, यानी कि जो भी एक तरीके से खाने बनाए जाते हैं, जिस प्रकार का जो हमारे पास जो खाद्य सामग्री है, जो फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसका प्रचार प्रसार करना है दोस्तों, उसको एक तरीके से मार्केटिंग करना है, लोगों के सामने प्रदर्शन करना है, ताकि इसका व्यापार बढ़े, इसमें एक तरीके से इसका विकास हो, इसकी मार्केटिंग हो और लोग इसके बारे में जाने, इसमें इन्वेस्टमेंट मिले, इसमें बिजनेस बढ़े, ग्रोथ बढ़े दोस्तों। मेन मुद्दा इसका यही है, मेन फोकस यही है, इसीलिए इस प्रोग्राम को किया जा रहा है दोस्तों। 2017 से इसे अटेंड किया जा रहा है। अगला न्यूज़ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी का जो P-81 है दोस्तों, वो डार्विन पहुंच गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। वहाँ क्या हो रहा है, एक कह सकते हैं ककार्डू 2024 का जो सैन्य अभ्यास हो रहा है दोस्तों, यानी एक ककार्डू जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो आर्म फोर्सेस है दोस्तों, जो वहाँ के सैनिक बल है, सुरक्षा बल है, उनका ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों, ककार्डू सैन्य अभ्यास होता है, उसका शुरुआत हो चुका है दोस्तों। ये डार्विन में हो रहा है। इसके लिए भारत की तरफ से P-81 जो है हमारा विमान है जो दोस्तों, उसके द्वारा वहाँ गया है, और कुछ सैनिक भी गए हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे दोस्तों, यानी मिलकर अभ्यास किया जाएगा, चीज़ें सीखने का प्रयास किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं क्या है। कहा जा रहा है इंडियन नेवी का जहाज़, यानी कि पानी वाला जहाज़ है दोस्तों, P-81 एयरक्राफ्ट ने रिचेस ऑस्ट्रेलिया का डार्विन में पहुंचा है टू पार्टिसिपेट द 16th एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ककार्डू में ये एक्सरसाइज होगा दोस्तों। 16 एडिशन ककार्डू, इस एक्सरसाइज का नाम ककार्डू होता है दोस्तों, जो कि डार्विन में होगा। ऑस्ट्रेलिया का डार्विन एक शहर है दोस्तों, वहाँ होगा। इस एक्सरसाइज के 16वां बार इसे आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंडियन नेवी का जो P-81 एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा एक तरीके से पार्टिसिपेट किया गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट वारफेयर एक्सरसाइज ककार्डू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, ककार्डू होता है। इनकॉर्पोरेट्स वारशिप्स उसमें से एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का वारशिप्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होगा, मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट्स होंगे, और अटेंडिंग कंट्रीज़ के जो भी होगा, और फ्रॉम अटेंडिंग कंट्री जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका भी होगा दोस्तों। इसका शेड्यूल 7 सितंबर से 20 सितंबर 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज एलोंग साइड मोर देन 30 नेशन, यानी कि इसमें इंडिया के अलावा भी दोस्तों, यानी कि इंडिया का जो नेवी आर्मी है, एक तरीके से कह सकते हैं जो नेवी है, उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसके अलावा 30 नेशंस और इसमें पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे दोस्तों। इसका थीम है कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है दोस्तों, जो क्षेत्रीय एक तरीके से सहयोग है उसको बढ़ावा देना है। कैसे, बाय थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप, एक तरीके से एक भरोसेमंद साझेदारी और एक विश्वसनीय साझेदारी के साथ दोस्तों, जो क्षेत्रीय एक तरीके से
हमें कोऑपरेट करना है, यानी कि एक दूसरे को साथ मिलकर काम करना है दोस्तों, मिलकर काम करने का प्रयास करना है, इसके बारे में इसका कहा गया है। एक अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए दोस्तों, ये इसका थीम था। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि अगला जो न्यूज़ है, कहा जा रहा है ये अडानी जी से रिलेटेड है दोस्तों, ये एक बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है, इससे भी समझना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि उड़ीसा ने ट्रांसफ़र किया है 95% ऑफ गोपालपुर पोर्ट शेयर्स टू अडानी। अब कहा जा रहा है कि गोपालपुर पोर्ट है दोस्तों, एक तरीके से कह सकते हैं एक तट है, समुद्री तट है। एक पोर्ट का मतलब क्या कर सकते हैं, एक बंदरगाह है दोस्तों, समुद्री बंदरगाह है जो उड़ीसा में पड़ता है। आप इसके तरफ देख सकते हैं। इसका कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि ये जो गोलापुर पोर्ट है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, गोलापुर पोर्ट यहाँ है दोस्तों, इस इमेज को देख सकते हैं, गोलापुर, ये इसका पोर्ट का मालिक इस पोर्ट का दोस्तों 95% शेयर्स जो है अडानी ग्रुप को ट्रांसफ़र किया गया है। कहने का मतलब जो इसका मालिकाना हक है दोस्तों, वो अडानी ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। कहने का मतलब 95% जो बिज़नेस यहाँ से होंगे, इस पोर्ट से जो भी बिज़नेस होगा दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए, जो भी चीज़ें आएंगी ले जाएंगी, विदेश से आएगा, यानी इससे विदेश का एक्सपोर्ट होगा या फिर विदेश से हमारे देश में आएगी, तो इसमें से जो 95% जो बिज़नेस होगा दोस्तों, वो एक तरीके से कहा जा रहा है अडानी ग्रुप द्वारा हैंडल किया जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव किए हैं, उन्होंने प्रपोजल टू ट्रांसफ़र की 95% ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू गोलापुर पोर्ट को दे दिया जाए, अडानी पोर्ट पड़ता है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भी है। कहने का मतलब है कि इनके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आता है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रपोजल टू ट्रांसफ़र 95% ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसे देने की बात कही है। यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे हिस्सा होता है दोस्तों, जिसमें एक तरीके से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए बढ़ावा दिया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं दोस्तों जिसको सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तय कर दिया जाता है, जिसमें एक तरीके से बाहरी जो बिज़नेस होते हैं, यानी कि विदेशों से जो बिज़नेस जो व्यापार आते हैं, उन्हें एक तरीके से बिज़नेस करने का मौका दिया जाता है और उनके साझेदारी के साथ बिज़नेस किया जाता है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसीलिए उसे बनाया जाता है। अबाउट गोपालपुर पोर्ट के बारे में आपको जान लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों एक डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट है दोस्तों, यानी कि यहाँ से कई बिज़नेस जाते हैं, कई कार्गो यहाँ से पोर्ट होते हैं। लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज, ईस्ट कोस्ट, इंडिया का ईस्ट कोस्ट पे लिमिटेड है। इन द मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, यानी कि कहने का मतलब है इसका लोकेशन ऐसा है दोस्तों जिसको कह सकते हैं कि उड़ीसा जैसे कि हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे इलाकों क्या करता है, जिसमें क्या है जो मिनरल्स है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, कोयला हो गया या फिर कुछ और पेट्रोलियम हो गया दोस्तों। इस ऐसा एक इसका लोकेशन है दोस्तों कि इसमें अगल बगल जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे को लेकर जितनी भी एक तरीके से जो कार्गो होते हैं, जो एक तरीके से जो बिज़नेस होता है दोस्तों, मुख्यतः इसी पोर्ट से होकर गुजरता है दोस्तों। इसलिए कहा जा रहा है कि जो गोपालपुर जो पोर्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है अडानी ग्रुप को दोस्तों। इट हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ कार्गो, यानी कि इसकी क्षमता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों 20 मिलियन, यानी हर साल 20 मिलियन मेट्रिक टन हर साल कार्गो यहाँ से सामान आते और जाते हैं दोस्तों। ये कितना बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, 20 मिलियन का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 2 करोड़ लगभग कह सकते हैं आप। 2 करोड़ मेट्रिक टन पर एनम का यहाँ का बिजनेस होता है, कार्गो लाया जाता है और विदेश भेजा जाता है दोस्तों। इट लाइज, इसका आप लोकेशन आप देख लेते हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट लाइज बिटवीन द प्रदीप पोर्ट इन द नॉर्थ में प्रदीप पोर्ट पड़ता है, एंड विशाखापट्टनम पोर्ट साउथ में पड़ता है, यानी कि ऊपर दोस्तों इस पोर्ट के ऊपर है प्रदीप पोर्ट और नीचे है विशाखापट्टनम पोर्ट इन द साउथ एट ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो एक तरीके से कहा सकते हैं गोपालपुर पोर्ट से जितना दूरी प्रदीप पोर्ट का है उतना ही दूरी विशाखापट्टनम पोर्ट का भी पड़ता है दोस्तों। द हिंटरलैंड का मतलब वो सारे इलाकों की बात कर रहा है, वो जहाँ से एक तरीके से इस पोर्ट में, गोपालपुर पोर्ट में दोस्तों बिज़नेस आया जा सकता है, उस सारे जगहों से जहाँ से यहाँ से कार्गो एक तरीके से जो हमने कहा था कि जो मिनरल रिच एक तरीके से जो स्टेट्स हैं और जो लोकेशंस है, यानी कि एक तरीके से बिजनेस जो सेंटर है जो इस पोर्ट से होकर अपना व्यापार को लेकर जाते हैं, अपना व्यापार को डील करते हैं इस पोर्ट्स की सहायता से दोस्तों, इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, उसे कह सकते हैं हिंटरलैंड ऑफ द पोर्ट ऑफ द स्टेट्स। लगभग उड़ीसा के कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे मिनरल रिच एरियाज है दोस्तों जिसका बिज़नेस इसी रूट से होकर जाता है। झारखंड हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो भी
ज़्यादातर जो बिजनेस होता है दोस्तों इसी पोर्ट से होकर गुजरता है। 10 प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ मिक्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, स्टील होता है, अल्मुनियम होता है, सीमेंट, पावर प्लांट जैसे चीज़ों का आप कह सकते हैं गोपालपुर इस पोर्ट से दोस्तों एक्सपोर्ट किया जाता है। मिनरल में हो गया कुछ स्टील, अल्मुनियम, सीमेंट, पावर प्लांट जैसे चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होता है दोस्तों। द कोल फील्ड ऑफ आईबी एंड टालकर विच अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ इंडिया का जो कोल रिजर्व है दोस्तों, फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंटरलैंड ऑफ द पोर्ट, यानी कि इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी कि गोपालपुर जो पोर्ट होता है इसी पोर्ट का एक तरीके से बिजनेस अड्डा आप कह सकते हैं। कौन है? जिसका नाम है कोल फील्ड ऑफ आईबी एंड टालकर, जो कि 25% पूरे हिंदुस्तान का कोल रिजर्व है दोस्तों। और यहाँ से एक तरीके से इसका जो व्यापार होता है, इसका जो ट्रेडिंग होता है गोपालपुर पोर्ट से ही होकर गुजरता है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाती है पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है दोस्तों। अगला क्या कहा जा रहा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम, क्या है ये? कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम फॉर फार्मर्स सपोर्ट्स। फार्मर्स को मदद मिल सके, फार्मर्स को सहायता मिल सके, इसके लिए कैबिनेट मंत्रालय ने, कैबिनेट मंत्री ने एक तरीके से कहा जा सकता है कि पीएम आशा स्कीम को लॉन्च किया है दोस्तों। अब पीएम आशा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जिसमें कहा जा रहा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो हमारे अन्नदाता का मतलब जो किसान है दोस्तों, आय का मतलब उनका जो इनकम है, संरक्षण का मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जो किसान का जो आय है दोस्तों, किसान को इनकम को एक तरीके से स्टेबल करने का मेन मुद्दा है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत या फिर योजना के तहत जो फार्मर्स की जो इनकम है उसे मेंटेन करने का काम किया जाएगा, उसे बैलेंस करने का काम किया जाएगा, उसमें हो सकता है चीज़ों को बढ़ाने का काम किया जाएगा दोस्तों। उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि इसका जो टोटल बजट होगा 35,000 करोड़ का बजट होगा। 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू, यानी 2025 से 26, यानी 1 साल कह सकते हैं, 2 साल के में दोस्तों 2 साल के बीच में 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण आय संरक्षण योजना है दोस्तों। इसको जब चलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए 35,000 करोड़ लगभग 2 सालों में एक तरीके से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा खर्च किया जाएगा। और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा दोस्तों, किस क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है, क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा दोस्तों, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्ज्ड द एक प्राइस सपोर्ट स्कीम के बारे में बात करेगा, यानी कि एक प्राइस सपोर्ट स्कीम तैयार किया जाएगा दोस्तों। एंड एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार किया जाएगा। एंड स्कीम्स इन पीएम आशास टू सर्व द फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स मोर इफिशिएंटली, ताकि एक तरीके से फार्मर का और जो कंज्यूमर है यानी कि जो उपभोक्ता है दोनों का संरक्षण किया जा सके दोस्तों। इसके लिए 2 पहल है, एक पीएसएस है और एक पीएसएफ है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों और एक प्राइस एस्टेब्लिशिंग फंड है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम का मतलब एक वैसा सिस्टम दोस्तों जिसको हम एमएसपी के नाम से जानते हैं, जिससे क्या होगा, इसके बेसिस पे क्या होगा कि जो किसानों को होगा एक उचित दाम मिलेगा दोस्तों। एक उचित दाम पर वो अपना एक तरीके से सामान बेच सकता है, अपना जो भी उसका प्रोडक्शन है, उत्पादन जो भी किया है साल भर में उसको बेच सकता है दोस्तों। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का मतलब हुआ कि कंज्यूमर एक इस तरीके का एक इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा दोस्तों जिससे कि कंज्यूमर जो है यानी कि जिसको सामान बेचा जाएगा दोस्तों उसका भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उससे भी एक रीजनेबल प्राइस पे उसे भी एक तरीके से जो भी एक फार्मिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे मिलेगा दोस्तों। इसके बारे में कहा जा रहा है पीएम आशा विल नाउ हैव द कंपोनेंट ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम। एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, तीसरा है प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये 4 कंपोनेंट इसमें तैयार किए जाएंगे, 4 चीज़ों को इससे मेंटेन किया जाएगा, जिसका लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल का 35,000 करोड़ का फंड इस पर तैयार किया गया है दोस्तों। जिसके प्राइस स्टेबिलिटी फंड के बारे में दूसरा आता है प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि दोस्तों कि अगर किसी मौसम में, किसी सीजन में अगर किसानों की जो एक तरीके से जो फसल की कीमत है दोस्तों, अगर उस किसानों की फसल की कीमत उचित अगर कीमत ना मिलता हो, यानी कि एक तरीके से फेल हो जाता हो, एक तरीके से कम लागत मिलता हो या फिर मार्केट प्राइस उसका गिर जाता हो, तो उस स्थिति में किसान को मदद करने का काम किया जाएगा। इस प्राइस जो डिफिसिट पेमेंट सिस्टम स्कीम है इसके थ्रू उसको मदद किया जाएगा। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स, यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का काम होगा दोस्तों, यानी कि जो मार्केट में इलीगल तरीके से जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, जैसे कि होर्डिंग होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो किसान के जो सामान होते हैं, जो भी उसके जो फसल होते हैं दोस्तों, जब मार्केट में आता है
तो कुछ जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, क्या करते हैं, वो मार्केट से सामान को खरीद लेते हैं और उसको होर्डिंग कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, मार्केट से गायब कर देते हैं। उसके बाद प्राइस बढ़ता है दोस्तों, उसके बाद उसे बेचने का काम करते हैं, मार्केट में उसे उतारने का काम करते हैं और प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का जो गतिविधि होगा, जो इलीगल गतिविधि होगा, जो एक तरीके से किसानों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करता है दोस्तों, उसका भी इसमें ख्याल रखा जाएगा, इसकी भी बात कही गई है दोस्तों। ये 4 चीज़ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे कहा जा रहा है कि फार्मर्स वुड बी पेड द डिफरेंट बिटवीन द MSP एंड मंथली मॉडल प्राइस एक्चुअली सेल्स प्राइस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 25% ऑफ MSP वैल्यू बेस्ड ऑन द MSP नोटिफाइड ईयर। कहा जा रहा है कि अगर किसी साल में अगर उसका किसानों का फसल का अगर उचित मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन उसमें अगर उसकी कमाई नहीं हो पाती उन लोगों की दोस्तों, किसानों की अगर कमाई नहीं हो पाती, उसका प्राइस गिर जाता है, उसके फसल का अगर उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो उस केस में भी MSP का 25% तक सहयोग करने का बात कहा जा रहा है दोस्तों। ये पूरा उसका स्लाइड देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम क्या है, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम क्या है, और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकाइज स्कीम क्या है दोस्तों। इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डाल। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों, हमारे जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ NRAI, उनका निधन हो गया दोस्तों। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं इस फोटो को। इनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है सेठी, नाम है कुछ जनरल। ये NRAI जिसका होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोस्तों। आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, जिनके अभी हाल फिलहाल में क्या थे, एक सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम, फॉर्मर सेक्रेटरी थे दोस्तों, अभी नहीं थे, इसके पहले थे। जो अभी फॉर्मर सेक्रेटरी है उसके पहले फॉर्मर सेक्रेटरी के पद पर थे दोस्तों, और इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। न्यूज़ इसी के बारे में रिलेटेड है। इनका नाम है बलजीत सिंह सेठी है दोस्तों, जिनकी मृत्यु हो गई है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1985 से लेकर 2009 के बीच में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दोस्तों एक तरीके से इनके द्वारा सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभालने का काम किया गया था दोस्तों। इनका जो विज़न था और जो डेडिकेशन, वो पहला जो ओलंपिक मेडल हुआ था दोस्तों, यानी कि पहला ओलंपिक मेडल में पहला नहीं था, एथेंस में जो ओलंपिक्स मेडल हुए थे दोस्तों, उसमें पहली बार जो भारत का जो प्रदर्शन देखने को मिला था, यानी भारत में उसमें पहली बार शूटिंग के फील्ड में दोस्तों सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था दोस्तों। तो ये जो उनका जो एथेंस में जो सिल्वर मेडल मिला था, उसमें इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान था, उनका बहुत बड़ा काम था दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, कहा जाता है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, जिसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो दोस्तों एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि निशानेबाजी, यानी कि मेनली इसका जो फोकस होता है शूटिंग पे फोकस होता है, यानी कि ये शूटिंग को लेकर शूटिंग के जो एथलीट होते हैं दोस्तों, उनको ढूंढते हैं, उनको एक तरीके से पोषित करते हैं, फंडित करते हैं, उनको तैयार करने का कार्य करते हैं। यानी इंडिया में जितने भी शूटर्स होते हैं, उनका जो भी एक तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है या फिर उन्हें ओलंपिक में भेजा जाता है, उन सभी को एक तरीके से जो भी शूटिंग से रिलेटेड फील्ड खिलाड़ी हैं, सबको इनको द्वारा फंडिंग किया जाता है, सिखाया जाता है, और उनको तैयार करने का काम जो होता है दोस्तों, नेशनल आप कह सकते हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो उन्हीं के 1985 से 2009 के बीच में इन्होंने सेक्रेटरी जनरल पे का पद संभाला था दोस्तों, और इनके ही कार्यकाल में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 2004 में जो एथेंस का ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें इनके ही कार्यकाल में दोस्तों NRI के ये जब पद पर थे दोस्तों, तो 2004 में जो एथेंस ओलंपिक हुआ था, भारत में पहला ओलंपिक आया था मेडल दोस्तों, जो शूटिंग के क्षेत्र से आया था, और वो भी इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल शूटिंग के क्षेत्र से आया था दोस्तों, और वो भी सिल्वर के रूप में देखने को मिला था दोस्तों, यानी कि उसमें इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था दोस्तों। तो इनके बारे में कहा गया कि इनका उस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। और उसके अलावा जो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनका नाम अभिनव बिंद्रा है, जिनके द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था दोस्तों, यानी कि पहली बार इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था दोस्तों शूटिंग में दोस्तों। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में इसका एक तरीके से फाउंडेशन किया गया था, इसे बनाने का काम किया गया था दोस्तों। इसका जो पहला आप कह सकते हैं जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा दोस्तों, जिनका नाम था GV मावलंकर, इनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत किया गया था, और ये पहले प्रेसिडेंट के रूप में भी NRI के काम करने का काम किया था, इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद शफी पंडित, ये आप पिक्चर देख सकते हैं,
इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद शफी पंडित। ये क्या है कि ये कश्मीर वैली से ऐसे पहले आदमी हैं जो कश्मीर रीजन से IAS ऑफिसर बनने का काम किए थे दोस्तों, यानी पहला मुस्लिम है जो कश्मीर रीजन से आते हैं। और इनका नाम है मोहम्मद शफी पंडित दोस्तों, और इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि कश्मीरी एक तरीके से कह सकते हो कि कश्मीरी मुस्लिम पंडित, एक तरीके से कश्मीर के एरिया से निकलने वाले पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने IAS बनने का काम किया था दोस्तों। इनका हाल में निधन हो गया है, यही न्यूज़ था दोस्तों। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम फ्रॉम द कश्मीर टू क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 1969 में दोस्तों। आगे इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, एक और न्यूज़ है दोस्तों। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम रिंकू पोंटिंग है दोस्तों, जो पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान हुआ करते थे। इनको क्या किया गया है, पंजाब किंग्स 11 जो IPL की एक फ्रेंचाइज है दोस्तों, एक टीम है, उनका एक कोच के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो है पंजाब किंग्स 11 का जो कोच हुआ करते थे उनका नाम था ट्रेवर बायलिस, उन्हें हटाने का काम किया गया है दोस्तों। एक लाइनर था, आप देख सकते हैं। अगला क्या कहा जा रहा है, ईरानी क्रिकेट कप दोस्तों। ईरानी एक कप होता है दोस्तों, ईरानी कप होता है जो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2024 जो ईरानी कप होगा वो लखनऊ में खेला जाएगा 1 से 5 अक्टूबर के बीच दोस्तों। 2024-25 जो ईरानी कप गेम होगा दोस्तों, यानी कि इसका पूरा समापन 2025 तक चला जाएगा। विच वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन मुंबई में होगा 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। हैज़ बीन शिफ्टेड टू लखनऊ, यानी पहले मुंबई में होना था लेकिन अब इसे लखनऊ में किया जाने की बात की जाएगी। मैच विल बी प्लेड बिटवीन द करेंट रणजी, अभी जो हाल फिलहाल में जो रणजी ट्रॉफी जिसके द्वारा जीता गया उस टीम के बीच में खेला जाएगा, यानी कि जो मुंबई जीता है उसके बीच में, और रेस्ट ऑफ द इंडिया साइड सेलेक्टेड बाय द नेशनल सिलेक्शन कमेटी, यानी कि एक और टीम को नेशनल सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुना जाएगा। मुंबई और उसके बीच में ये प्रतियोगिता होगी दोस्तों, ईरानी कप 2024 जो लखनऊ में खेला जाएगा। पहले इसकी मुंबई लोकेशन था दोस्तों। प्लेड एट द भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्कना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में ये खेल को आयोजन किया जाएगा दोस्तों। अगला क्या कहा जा रहा है, अगला न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि तैयब इकराम को कंटिन्यू किया गया एज ए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन चीफ फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी इसके पहले भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये चीफ हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों इस बार भी इसका मतलब पहला टर्म इनका खत्म होने के बाद भी इन्हीं को एक तरीके से कह सकते हैं आप इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का चीफ के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया। इनका नाम है तैयब इकराम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तैयब इकराम इज सेड टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बॉडी एट इट्स 49th कांग्रेस इन मस्कट ओमान और 9 नवंबर, यानी इनको कोई अपोज नहीं किया, कोई बोलने का काम नहीं किया, ये अनअपोज्ड इन्हें फिर से दोबारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो 49वां कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों मस्कट ओमान में 9 नवंबर को इनको चुनने का काम किया गया है दोस्तों। अनअपोज्ड हेड ऑफ द बॉडी एट हिज on 5th of November 2022 he was elected as the 13th president of, यानी 2022 में पहली बार 5 नवंबर 2022 में दोस्तों इनको 13वां प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। उसके बाद ये एक तरीके से दूसरी बार ये लगातार चुने गए हैं। इसके बारे में ये न्यूज़ था दोस्तों। सेशन खत्म हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।